यूपी शमाल ख्यूसर गांव में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं इस गांव में और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, सीताराम जी और रूपा मेहता जी। इनसे हम जानेंगे पेस्टिसाइड्स के नुकसान के बारे में, जो कि हम जानते हैं कि जिस तरह से किसान भाई कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और हमारा मकसद है और एमडीएच का मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कीटनाशकों का उपयोग कम करें और जैविक खेती की तरफ बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में आपको जैविक खेती ही करना है और जैविक खेती करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो इसी मकसद के साथ हम गांव-गांव जाते हैं और किसानों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हम ख्यूसर गांव में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीताराम जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से किसान भाई पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि कीटनाशक हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारे बहुत से गांव में खारा पानी आता है, जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक तरीके से जीरे की खेती कैसे की जाए और उन गाँवों में ख़ास तौर से जहाँ पर खारा पानी हो। सभी किसान भाइयों को राम राम। अपने जो पहले कहते थे बूढ़े लोग या बडेरा लोग खेती करते थे, पहले पेस्टिसाइड तो यूज थोड़ी करते थे। पहले ये यूरिया डीएपी जितने भी पेस्टिसाइड है इनका यूज नहीं करते थे बडेरा लोग। अपने बूढ़े लोग थे ना, तो वो क्या करते थे, सबके पास में गाय भैंस हुआ करती थी, वो एक जगह उनको इकट्ठा करते थे, फिर उनको 3-4 महीने तक अच्छा सड़ाते गड़ाते थे, फिर खेतों के अंदर यूज करते थे। समझ रहे हो ना आप? फिर अपन ये आ गया पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड का अपन धीरे धीरे इतना यूज करने लग गए, तो आजकल अपन जो पहले 2 ml डोज भी काम करती थी, आज अपन 10 ml भी डालते हैं ना तो वो भी काम नहीं कर रही है। क्यों? वो सारे कीड़े, वो सारे रेजिस्टेंट, उनमें वो दवाई भी असर नहीं करती है। कोई चीज अपन ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे उसके सेंसिल हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने जैसे अपने पास ऐसे बहुत सोर्स है जो अपन अपने आसपास में ही, अपने खेतों में ही, जिनका अपन अच्छे से जैविक खेती के माध्यम से अपन अच्छी खेती और अच्छा मुनाफा और अच्छी उपज ले सकते हैं। जैसे अपने खेतों में हो गए, जैसे आंकड़ा हो गया, दतुरा हो गया, ये नीम है, नीम खड़ी है ना, नीम की निम्बोड़ी हो गई, ये इनको अपन इकट्ठा करके एक ड्रम ले लो, ड्रम के अंदर इनको सड़ा लो, गड़ा लो, महीने 2 महीने तक ऐसा तैयार कर लो। उसका फिर जो पेस्ट बनेगा उसको अपन जैसे जीरा हो गया, अपने दूसरी फसलें हो गई, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर अपन पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो वो साथ में अब वो अपने ही नुकसान तो अपने तो कर रहा है, वो पशुओं के भी नुकसान कर रहा है। जैसे वो पशु खाएगा, फिर उसका अपन दूध भी लेंगे काम में, छाछ भी काम लेंगे, घी भी काम लेंगे, तो वो अपने ही शरीर में आ रहा है वापिस। और विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा अनेक स्कीम भी संचालित की जा रही है जैविक खेती को लेके। अपन जैविक खेती के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, अब वर्मी बेड होती है, वर्मी बेड जानते हो क्या आप? ठीक से इनको डिटेल में बता दीजिए सर। वर्मी बेड होती है अपने को, जैसे खेड़ी टाइप होता है ना, खेड़ी बोलते हैं अपन, तो वो जैसे अपन 10 फीट की या तो 2 बना सकते हैं, या 20 फीट की एक लंबी, मतलब 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पे, ऐसे जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर। फिर उसमें अपन जैसे ये हो गया, गोबर की खाद हो गई, अपने पास जैसे भूसा है, भूसा जानते हो ना ये, और उसमें जैसे केचुआ डाल देंगे तो वो अपने आप 1 महीने में अपने पास इतनी खाद अच्छी तैयार कर देगा, अपने को डीएपी यूरिया की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। उस पर सरकार द्वारा 10,000 रुपये का अनुदान है। ये लोन नहीं है, ये अनुदान है, ये आपकी आर्थिक सहायता के लिए ये अनुदान है 10,000 रुपये। इसमें आप 10-10 फीट की 2 बना सकते हैं।
और एक बड़ी स्कीम है, ये तो है गोवर्धन जैविक योजना, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसी बजट में घोषणा में की गई है। जो अपने खियूसर पंचायत समिति के लिए इसके 50 के टारगेट है। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। एक है बड़ी कृषि वर्मी कंपोस्ट यूनिट, उसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी है। उसमें आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, आप देखना चाहो तो मोबाइल में भी। वो पक्की बनेगी, उसमें ऊपर लोहे का टिन शेड होगा, 30 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा, उसमें 8-8 फीट की 4 बेड बनेगी। मतलब 8 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1.5 से 2 फीट ऊंचाई वाली 4 बेड बनेगी उसमें। वो पक्का स्ट्रक्चर है। इसमें सरकार द्वारा 50,000 रुपये की सब्सिडी है। और अपने जो भी तेल वाली फसलें हैं, तिलहन बोलते हैं ना, तिलहन, तो उसमें क्या अपन जैसे अभी आपको पता होगा डीएपी की कमी, काफ़ी कमी आई, तो उसके लिए अपन जैसे एक एसएसपी वैकल्पिक उर्वरक है, सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट कर 1 कट्टा यूरिया का। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, वो 300 रुपये का आ जाएगा। तो ऐसे अपन 3 कट्टे एसएसपी के 1 कट्टा यूरिया का, ये सब मिला के, और उससे वो भी अपन खेतों में काम में ले सकते हैं। जो भी तेल वाले, उसमें क्या, जो भी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में तेल वाली फसलों के लिए बहुत अच्छे लाभदायक है। उससे अपना दाना होगा वो भी चमकदार होगा, पौधा होगा वो भी मजबूत होगा, उसमें रोग भी कम आएंगे। और ऐसे ही अपने जैसे जैविक के अपन जैसे पेस्टिसाइड, अपन जीरे को उपचार करते हैं ना, तो इसमें पेस्टिसाइड के अलावा भी अपन देसी तरीके से भी उपचार कर सकते हैं। इसमें जैसे पीएसबी होता है, पीएसबी जैविक है, पीएसबी हो गया, राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया। और इसके अलावा अपन अगर जैसे एक ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा को अपन जैसे गोबर, 1 क्विंटल गोबर ले लिया और उसमें 4 किलो ट्राइकोडर्मा महंगा नहीं आता है, ट्राइकोडर्मा 70 या 72 रुपए का 1 किलो आ जाएगा। वो मिला के उसमें उसको अपने को 3-4 दिन तक अच्छी तरह भिगोना है। एक किसान कॉल सेंटर है, उसके भी आप नंबर, वहाँ से भी बात कर सकते हो। आप कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे भी मिल सकते हो। हर गांव में कृषि पर्यवेक्षक लगा हुआ है, और मैं यहाँ खियूसर बैठता हूँ, मेरे से भी मिल सकते हो, ठीक है ना। रूपा जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। किसान जितनी मेहनत करते हैं इस कड़ी धूप में, बारिश में, चाहे जितनी भी सर्दी हो, किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको मुनाफा नहीं मिल पाता है, उसकी लागत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा किसान क्या करे कि मुनाफा कम हो? और जहाँ तक आप, क्योंकि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगी कि किसान ऐसी क्या क्या गलतियाँ कर देता है जिसकी वजह से उनको मुनाफा कम होता है और उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, एमडीएच की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी की ओर से। देखिए, एमडीएच ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, मेरे गांव की मिट्टी, मेरे गांव की मिट्टी, क्योंकि मेरे गांव की मिट्टी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसीलिए ये इसको टैगलाइन, ये स्लोगन दिया गया है कि मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ, शुद्ध पाओ और शुद्ध ही दुनिया को खिलाओ, तभी आप अपना कृषि धर्म निभा पाओगे। तो बड़ी अच्छी सी लाइनें ये ली गई हैं ताकि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि जो आप उगा रहे हो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा, जाने अनजाने में ही सही, आप इतनी ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो जिसके चलते कई बीमारियां घर कर गई। अब जैसे कि मैडम ने कहा कि आपको दाम नहीं मिलता, आपके पास एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है आपका जीरा, क्योंकि यहाँ पर जीरा बहुत होता है। आज से 2 साल पहले जीरे का भाव 65 से 70 हज़ार रुपये था, किसानों ने 40,000 35,000 पर बहुत माल बेचा है। 2 साल बाद आज अगर हम जीरे की स्थिति देखें तो जीरे का भाव है 22,000, 23,000 और 20,000 तक नीचे जा चुका है। कारण आप लोग जानते हो कि इसके पीछे का कारण क्या है कि ये नीचे क्यों आया? कोई बता पाएगा कि किस वजह से भाव नीचे आ पाया? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं आप लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके यहाँ पर 2 साल पहले जीरे की मांग निकली, यूएई कंट्री से, बाहर से यूरोपियन कंट्री ने आपके जीरे की डिमांड की थी, तो जब वहाँ पर माल जाने लगा
तो किसान भाइयों को भाव अच्छा मिलने लगा, तो आप लोगों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव किया और 2 साल में जीरे का उत्पादन 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गया, लेकिन उसकी क्वालिटी आपने ख़राब कर दी। और उस टाइम पर भी जो जीरा यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, जब वहाँ पर टेस्ट किया गया यूएई की लैब में, क्योंकि डिमांड तो निकली थी, इंडस्ट्री ने आपसे माल खरीद लिया और माल खरीद के वहाँ भेज दिया। जब वहाँ पर माल गया तो वहाँ की लैब में जब टेस्ट हुआ तो वहाँ पर पाया गया कि इस जीरे के अंदर जो पेस्टिसाइड प्रयोग किया गया है, जो दवाइयों का छिड़काव किया गया, वो वहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, यानी उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने सारा माल वापस भेज दिया और जीरे को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का जीरा अब हमारे देश में नहीं आएगा। तो आप समझते हो कितनी बड़ी सेंध लग गई आपके बाजार पर। इस वजह से आप लोगों को दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि विदेशी धरती पर कहीं ना कहीं आपका जीरा बैन हो गया है अब। उन्होंने कहा कि इसमें दवाइयाँ ज़्यादा हैं, अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो हमारे देश के लोगों की सेहत से खिलवाड़ होगा, इसलिए वो जीरा वापस आ गया और इसलिए इसके दाम नीचे आ गए। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उस समय पर इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा था और आज किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि उसका दाम नीचे आ गया। आप लोगों ने उत्पादन तो बढ़ा दिया। तो जो आप दवाइयों का छिड़काव करते हैं, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जब आप लोग बीमार होते हो तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। जब फसल में कोई रोग आता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हो दवाई लेने? दुकान वाले के पास। ऐसा क्यों? क्या फसलों के डॉक्टर नहीं हैं? कृषि विज्ञान केंद्र नागौर में है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े फसलों के डॉक्टर हैं वहाँ पर, जो सिर्फ यही जानकारी देते हैं कि आपकी फसल में क्या रोग है और इसके अंदर कौन सी दवाई छिड़कनी चाहिए। आप लोग दुकानदार के पास जाते हो दवाई लेने, आप एक रोग बताते हो उसको कि ये पौधा ले जाते हो कि ये बीमारी है, वो देख के कहेगा इसमें 4 तरह की बीमारी है, आप ये 4 दवाइयाँ साथ ले जाओ। तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, वहाँ पर खर्चा तो बढ़ गया, दाम तो वही मिलना है आपको। तो इससे आप मुनाफा नहीं कमा पा रहे हो। तो आपको ये समझना होगा, आपको अपनी लागत को कम करना है। तो जब भी फसल में कोई बीमारी आए तो सबसे पहले आप फसल के डॉक्टर के पास जाओ। जैसे अब और हम खुद बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर से पहले लिखवाते हैं, फिर दवाई लेने मेडिकल के पास जाते हैं। फिर जितनी गोली कहता है डॉक्टर, उसको दिखा के पूछते हैं ना भी कितनी दवाई लेनी है, इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। हमने बच्चा बीमार है तो 1 गोली देनी है तो 1 ही देंगे, 2 तो नहीं देंगे। लेकिन धरती के केस में आप लोग क्या करते हो? जितना उसने दुकानदार ने भी जो बताया, आके उससे 2 गुनी 3 गुनी मात्रा का छिड़काव करते हो या नहीं करते? तो इससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, सबसे बड़ा आपकी खर्चा बढ़ रहा है उसको फसल को लगाने में। दूसरा, जो जहर आप छिड़कते हो, जब छिड़कते वक्त क्या आप लोग मास्क लगाते हो, गमछा बांधते हो, हाथों में ग्लव पहनते हो, दस्ताने? कोई भी नहीं पहनता। तो वो सबसे ज्यादा बीमारी किसके अंदर जा रही है? वो जहर आप लोगों के शरीर में जा रहा है, जो कि आज आपको नहीं दिख रहा, आने वाले 5 से 10 साल में आपको पता चल जाएगा। और पहले की जनरेशन वाले जो लोग हैं, जो ये बड़े बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, इनकी उम्र फिर भी अब अच्छी है। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, आप देखोगे 60 साल 65 साल से ऊपर वो काम ही नहीं कर पाते। और आजकल तो इतनी ज्यादा बीमारियां, बीपी, शुगर, कैंसर, सबके घरों में पहुंच चुकी है ये बीमारी। बीपी शुगर तो आम हो चुका है और कैंसर भी अब धीरे धीरे तीसरे चौथे घर में मिलने लगा। किस वजह से? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमें ये समझना होगा, अगर हम अब नहीं समझेंगे तो आने वाले 3 से 5 साल में आपकी यही जमीन बंजर हो जाएगी, तब आप कन्वर्ट हो गए जैविक में। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है कि आप लोगों को अवगत कराया जाए कि जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है और आने वाले समय में उसका नुकसान आप लोगों को ही होगा। क्योंकि फसल तो आप ही की है, धरती भी आप ही की है, पैसा भी आप ही का लगना है और मुनाफा भी आप ही लोगों का होना है। हम तो सिर्फ आपको जो ये सब बातें आप जानते भी हो जो आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या मजबूरी में कहें कि हमें उत्पादन नहीं होता, इस वजह से दाम नहीं मिलता, तो ये किसान बेचारा बनना नहीं है हमें। क्योंकि किसान हमारा बेचारा नहीं है, खुशहाल किसान है। तो हमें अपनी जो काबिलियत है वो साबित करके दिखानी है कि हमें थोड़ा सा सजग होना है, समझदार होना है। कोई भी दवाई बेचने आता है, आप ऐसे दवाई मत लो उससे। बहुत सी कंपनियां आती हैं अपनी दवाइयां बेचने के लिए। जब भी आप दवाई लो, आगे वाला उसका जो रैपर है उसको ध्यान से देखो, उसमें निशान बने होते हैं, लाल, हरा, नीला बने होते हैं ना। तो हरे रंग का जो निशान हो वो दवाई ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लगे तो नीले वाली, और उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कोई प्रॉब्लम है तब जाके लाल वाली, क्योंकि लाल वाली बहुत खतरनाक है। कोशिश करो हरा रंग का जिसके ऊपर निशान हो उसी दवाई से काम चल जाए। और ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे जैविक तरीके से आप खाद घर पर ही बना सकते हो। क्योंकि जो ये आप छिड़क रहे हो, धरती को कहीं ना कहीं नशे की लत लग चुकी है।
अब आप जैविक करोगे भी तो 1 साल 2 साल आपका उत्पादन घटेगा। यही दिक्कत है ना कि हम जैविक इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लाभ नहीं होगा, हमारी फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे पिएंगे क्या। तो उसका भी एक उपाय है, जितनी भी आपके पास जमीन है उसका 20% या 25% आप जैविक में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। सारी मत कीजिए, और जो बाकी जमीन है उस पे जो आप कर रहे हो कीजिए, लेकिन उसमें भी दवाइयों की मात्रा कम कर दीजिए, और वो भी सोच समझकर पूछ कर डॉक्टर से छिड़को। ऐसे नहीं छिड़को, दुकानदार के कहने से तो बिल्कुल नहीं। और अपने साथी ने जो खेत में कर दिया, उसकी फसल का पौधा इतना हो गया तो मैं भी यही दवाई छिड़क दूं, नहीं। हर किसी का शरीर अपना अलग अलग है। ऐसे ही हमारी जमीन की, धरती माँ की अपनी अपनी शक्ति, उर्वरा शक्ति है। किसी की मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, किसी की मिट्टी में कोई दिक्कत है। तो मिट्टी की जांच कराओ पहले तो, कि इसमें कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। शरीर की जांच कराते हैं ना, तो जिस चीज़ की कमी होती है वही हम फिर चीज़ें खाते हैं। सेम ऐसे मिट्टी की जांच कराओ, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिस चीज़ की भी कमी डॉक्टर बताए उससे संबंधित आप दवाई दो, और डॉक्टर से पूछ के जितनी मात्रा कही जाए उतनी मात्रा डालें। और 25% कोशिश कीजिए कि 25% ज़मीन को आज से ही आप जैविक कर दो। अगर हम अब नहीं करेंगे तो 3 से 5 साल बाद अपने आप प्रकृति हमसे करवा लेगी। और जो आपकी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, अभी आप देख रहे होगे घरों में छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां शुरू हो चुकी हैं आनी। तो कहीं ना कहीं हमारा आने वाला भविष्य भी खतरे में है। तो अभी से हमें समझना होगा और जैविक की तरफ बढ़ना होगा। सीताराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा जांच कैसे कराई जा सकती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, अपने कोई भी अपन खेती करते हैं तो सबसे पहले अपनी मिट्टी की अपने को पता होना चाहिए कि इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो अपन जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही अपने को डॉक्टर दवाई थोड़ी देता है। वो कहेगा पहले आप ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, शुगर टेस्ट कराओ, तब अपने को जाके फिर वो चेक करता है उसमें क्या है क्या नहीं है, फिर अपने को दवाई देता है। तो अपने को थोड़ा रिलीफ जल्दी मिलता है। इसी प्रकार अपने को अगर खेती करनी है ना, अच्छी खेती करनी है, अच्छी प्रोडक्शन लेना है अपने को, तो अपनी मिट्टी की जांच, सबसे पहले मिट्टी की जांच करो भाई। अपने मिट्टी में कौन सा फास्फोरस ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा है, कौन से तत्व कम है। तो इस सबसे पहले अपना खेत है, खेत के अंदर से जैसे 6 बीघे का 1 हेक्टर का खेत है, उसमें से 4 जगह से मिट्टी ले लो। मिट्टी कैसे लेनी है, अपने को मिट्टी ऐसे वी आकार का गड्ढा खोदना है। वी आकार का मतलब समझ गए ना, 1 से 1.5 फीट वी आकार का गड्ढा खोदना है। फिर अपने को नीचे से मिट्टी नहीं लेनी है, जैसे गड्ढा खोद लिया नीचे से मिट्टी नहीं लेनी है। ऐसे ये गड्ढा हो गया तो ऐसे मिट्टी लेनी है किनारे से। तो जो मर्दा के 1-1.5 फीट का अपना जो स्ट्रक्चर है, तो वो सारा अपने को स्ट्रक्चर आ जाए मर्दा का, मिट्टी का। फिर 4-5 जगह से, एक तो जैसे पेड़ पौधों के नीचे से मिट्टी नहीं लेनी है, मेड़ के पास से मिट्टी नहीं लेनी है, जहाँ खुला एरिया है वहाँ से मिट्टी लेनी है। 4 जगह से मिट्टी ले लो, फिर उसको एक जगह कर लो। एक जगह करने के बाद में उसको काफ़ी मिला लो, फिर उसमें से जैसे कंकड़ पत्थर वो अलग कर दो। तो इतनी मिट्टी रखो अपने पास में, जैसे आधा किलो मिट्टी रह जाए। आधा किलो मिट्टी रह जाए ना, उसके बाद में अपने को उसमें उस खेत के कचरा नंबर, उस किसान के मोबाइल नंबर और उसके आधार कार्ड नंबर, ये लिख के आप या तो खुद भी जाके जो अपने नागौर में मानासर के पास में कृषि विभाग का ऑफिस है, वहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ आपके 5 रुपये की रसीद कटेगी, मात्र 5 रुपये की। वहाँ जाके अपना सैंपल जमा करवा दो और 5 या 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट आ जाएगी। और फिर उस रिपोर्ट में देखो भाई क्या कमी है। तो अपने ज़्यादातर यहाँ जिप्सम की कमी मिलेगी, अपने को जिंक की कमी मिलेगी और ये अपने गोबर की खाद की कमी मिलेगी। फिर अपने उस हिसाब से खेती करो तो अपने को अच्छा आमदनी भी मिलेगी, अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती जो करते हैं किसान भाई, उसकी मार्केटिंग कहाँ हो सकती है, कैसे की जाए? देखिए, आप लोगों का जैविक खेती को लेके एक सवाल सबके मन में होगा कि अगर हम जैविक उगाते हैं तो हमें दाम नहीं मिलता है। सबके मन में ये क्वेश्चन कि हम क्यों उगाएं, उत्पादन कम होगा, दाम नहीं मिलेगा, मार्केट कहाँ है इसका, यही है ना सबका क्वेश्चन। कि इसीलिए लोग डरते हैं जैविक के नाम से कि हम जैविक खेती क्यों करें। तो आप लोगों को बता दें कि जैविक के नाम पर अभी जो डिमांड है
वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। तो काफ़ी किसानों से हम मिले जो जैविक कर रहे हैं और अच्छा दाम उनको मिल रहा है। और इसी कड़ी में एमडीएच ने एक पहल की है कि अगर आपके पास जैविक है या कम दवाइयों के छिड़काव का जीरा है तो आप एमडीएच पर ले जा सकते हो। वो वहाँ पर आपको 15 से 20% बाजार भाव से अभी देने के लिए तैयार है। और बाकी रही और मार्केट कहाँ ढूंढेंगे हम, देखिए अभी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कोविड के बाद से काफ़ी लोग जो है शुद्धता की तरफ आए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी को भी ये कहते हो ना कि हमारे पास ये शुद्ध जीरा है या शुद्ध मूंग है, शुद्ध गेहूँ है, तो जो दाम आप मांगो वो देने के लिए लोग तैयार हैं। तो इसका मार्केट हमें खुद से डेवलप करना है। और वो कैसे होगा, जब आप शुरुआत में ही जैविक करेंगे, 10 बीघा में 20 बीघा में शुरू करेंगे, तो जो पहली फसल आप लगाएं, हल्की फसलें लगाएं, जैसे मूंग की फसल लगाएं, ग्वार की फसल लगाएं, उसके बाद आप जीरा लगाएं, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और जब भी आप पहली फसल लगाते हैं तो धीरे धीरे उसका मार्केट कहाँ है, आप ही के आसपास के लोग हैं, आपकी जो जान पहचान है। आप उनको बोल के देखो कि मेरे पास ये शुद्ध है, मैंने दवाइयों का छिड़काव नहीं किया, तो आपके घर से ले जाएंगे वो सामान को। तो पहले तो हमें यहीं से शुरुआत करनी है। और बाकी रही बात लैब टेस्टिंग की, कि आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि हम बहुत जगह जा चुके हैं तो हमें पता है नॉर्मल यही क्वेश्चन सामने से आते हैं कि हमारे जैविक हम करते हैं और वो रासायनिक करता है तो भाव तो बराबर मिलता है, कोई टेस्टिंग नहीं है। तो लैब टेस्ट के लिए भी पहल कर दी गई है एमडीएच वालों ने और गवर्नमेंट से मिलकर, और बहुत जल्द आपके नागौर में एक लैब भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तब तक के लिए एमडीएच की तरफ से ये कहा गया है कि आपको 15 से 20% बाजार भाव से ऊपर दिया जाएगा, वो भी टेस्ट कराएंगे। और आप लोगों को भी एक चीज़ ये समझनी होगी कि ये कह देने से कि हमारी फसल जैविक है आप इसका दाम दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे ही कहते हैं कि हमने दवाइयों का छिड़काव नहीं किया, जबकि डीएपी यूरिया तो आम बात है, आप शुरू में ही डाल देते हो, तो उसका भी तो इफेक्ट आता है ना उस पर। और जब आप इंडस्ट्री को माल देते हो, इंडस्ट्री वाले की भी एक प्रॉब्लम है, जब आप माल देते हो, चार इतने 20-50 किसान बैठे, इसमें से अगर 2 ने भी जैविक किया होगा और बाकी 48 लोगों ने रसायन किया होगा, तो वो 2 का जो वो प्रोड्यूस लेके जाएगा इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री को भी टेस्ट कराने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए, ना कि 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल से काम बनेगा। कम से कम उसको 1000-1500 क्विंटल माल चाहिए, तब वो टेस्ट होगा ढेर। अब जो वो टेस्ट के लिए जाएगा उसका खर्चा बैठता है 27,000 से लेकर 30,000 32,000 के आसपास। आपने तो कह दिया कि ये जैविक है, आपने माल रख दिया उसके पास, उसने कहा कि ठीक है भैया 1 हफ्ते बाद आके आप इसका रेट कर जाना। उसने जब टेस्ट के लिए भेजा तो वहाँ पे आपके डीएपी यूरिया की वजह से आ गया कि इसमें पेस्टिसाइड है। अब वो जो 30,000 का खर्चा बैठा वो कौन उठाएगा? किसान तो नहीं उठाएगा, वो तो कह देगा भैया मैं तो नहीं दे सकता। तो इसका नुकसान किसको है? इंडस्ट्री वाले को है। तो इसीलिए देखिए, कभी भी कोई भी काम एक आदमी से नहीं होता, जब तक सब मिलकर उसको हम नहीं करेंगे। तो ये जैविक खेती भी किसी एक अकेले की बात नहीं है, इंडस्ट्री साथ आई है, मीडिया आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, सरकारी स्कीम्स बहुत सारी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 10,000 वाली स्कीम है, 50,000 वाली स्कीम है। अब काम किसको करना है? किसानों को। अगर एक कदम हम चलकर आपके पास आए हैं तो एक कदम आप भी बढ़ाओ कि आप जैविक की तरफ बढ़ो। आने वाला समय आपका ही होगा। और जो ये किसान आंदोलन करते हैं एमएसपी को लेकर, दाम नहीं मिलता, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास शुद्ध चीज़ होगी, ऑर्गेनिक होगी, तो इंडस्ट्री खुद चलकर आपके गांव में आएगी कि हमें यहाँ से जीरा लेना है, इनके गांव का जीरा शुद्ध है। ठीक है, तो एक तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बचाएंगे और देश की तरक्की में सबसे ज़्यादा योगदान किसानों का होता है। मानते हो इस बात को? क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, धरती पुत्र कहा जाता है, और वही धरती के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता अब नजर आ रहा है। तो हमारी धरती माँ को भी हमें बचाना है, अपने आप को भी खुशहाल करना है। किसानों को बेचारा नहीं दिखाना है, किसान बेचारा नहीं है, किसान के पास तो वो ताकत है। अगर आप सब मिल जाओ, एक हो जाओ और जैविक की तरफ बढ़ोगे तो ये किसान ही होगा जो इस देश को चलाएगा। अभी भी चलाते हैं, किसान ही देश को चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम अपने धर्म से भटक रहे हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स का इशू आ रहा है तो हमें इनका छिड़काव कम करना है। इनसे क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों से अंत में क्या कहना चाहेंगे? एक सभी किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने ये पानी भी कम होता जा रहा है, ट्यूबवेलों में होता जा रहा है ना, हर साल 20 फीट नीचे जा रहा है। तो इसलिए अपने को जो अपन जो क्यारी से, या जो अपन बोलते हैं अपनी देसी भाषा में खोडा, जो खोडों से खेती कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा खोडों से नहीं करके अपन जो टेक्नोलॉजी है
फव्वारा हो गया, ड्रिप हो गया, माइक्रो इरिगेशन हो गया, उस तरफ जाए आप। उससे क्या पानी की भी बचत होगी। जैसे अपन खोडों से और फव्वारों से खेती करते हैं ना, तो उसमें 50% पानी बचता है। जैसे 50% का मतलब हो गया, अपन जैसे 5 बीघा में खेती करेंगे ना, तो अपन उसी खेती को 8 बीघे में कर सकते हैं फव्वारों से। ड्रिप से है ना 90% पानी की बचत होती है। तो वही अगर जैसे 5 बीघे में किया तो अपन 10 बीघे में खेती कर सकते हैं। तो पानी की भी बचत होगी, आपका एरिया भी बढ़ेगा। और एक चीज देखो आप, जहाँ ड्रिप से खेती होती है वो खेती बहुत ही अलग है। उसमें क्या, जो पास के है ना, जो अपना ये खरपतवार बोलते हैं, जो अनावश्यक पौधे उगते हैं, जैसे अपन खोटा से खेती कर पानी पिलाते हैं ना, तो उसमें तो क्या और पौधे भी उग जाते हैं। तो ड्रिप से खेती करोगे ना, तो उसमें पानी, जो पौधे की जड़ है वहीं पानी जाएगा, बाकी जगह पानी नहीं जाएगा। तो दूसरे पौधे, अनावश्यक पौधे नहीं उगेंगे। तो अपने को जैसे वो नहीं उगेंगे तो अपने को दवाई का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो अपने को पानी को बचाते हुए भी खेती करनी है। एक बरसात के पानी को संरक्षण करना है अपने को। इसमें भी कृषि विभाग सब्सिडी दे रहा है। जैसे अपन 75 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा अगर फार्म पॉन्ड बनाते हैं, खेत तलाई बोलते हैं, खेत का पानी खेत के अंदर, तो उस पे अगर कच्चा बनाओगे आप तो 63,000 रुपये की सब्सिडी है। और उसी में अगर प्लास्टिक सीट लगाते हो, जो प्लास्टिक सीट 1 लाख रुपए की आएगी, उसमें 1,20,000 रुपये की सब्सिडी है। तो अपने बरसात का पानी भी इकट्ठा होगा, अपना एरिया भी बढ़ेगा। और बरसात का पानी आपको पता है कितना अच्छा होता है, जो अपने खेतों से आता है, तो जो मिनरल गुड़ के आते हैं खेतों में, तो वो वापिस अपने खेतों में जाएंगे, तो वो कितना अच्छी पैदावार होगी अपने। और एक सभी किसान भाइयों से मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, अभी अपने राजस्थान में काफ़ी जगह आपने देखा होगा जो खुले बोरवेल है खुले बोरवेल को नलकूप है ना, जैसे आपने बोरवेल करवाया, बंद हो गया, वो पानी खत्म हो गया तो बंद तो होना ही है, फिर आपने दूसरा करवा लिया। तो जो खुले बोरवेल है तो उनको आप अच्छी तरह लोहे का ढक्कन बनवा के अच्छी तरह बंद करो। आपको पता है ना, अभी पिछले 2 महीने से कितनी घटनाएं घट चुकी है। उनके बच्चे अंदर गिर गए, 2 बच्चे खत्म ही हो गए। एक तो अपने जैसे अभी यहाँ कोटपुतली रोड के अंदर अभी खत्म हुआ है, एक अपने दौसा के अंदर खत्म हुआ है। तो अपने बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है, कितना गहरा है, क्या है, वो फंस जाते हैं, फिर अपने को पूरी जिंदगी पछतावा रहता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी जो भी आपको दिखे बोरवेल, आप या तो प्रशासन को अवगत करवा दें, आपके ग्राम सेवक जी हैं, आपके पटवारी जी हैं, या आपके कृषि पर्यवेक्षक है, उनको आप अवगत करवा दें, भाई वहाँ बोरवेल है। आप उनको या तो सरकारी सिस्टम से बंद हो जाएगा या आप अपने स्तर पे बंद कर ले। यह सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा। तो ये किसान भाई को कितने अच्छी बातें बताई गई हैं। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे। और जहाँ तक खेती किसानी की बात है तो उसमें भी आप जो है हमेशा एक अहम योगदान आप लोगों का रहेगा भारत में। जो बताया सीताराम जी ने वो करेंगे आप सब, जो मैडम ने बताया करेंगे। एक बार जोर से हाथ उठा के कहिए कि हाँ जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे सब। एक बार हाथ उठा के बोलो, जैविक खेती आज से हम करेंगे, धीरे धीरे जैविक की ओर बढ़ेंगे, जैविक खेती करेंगे अब से। तो आज हम मौजूद थे खिवसर गांव में।